हम कर रहे हैं ऑडिट वर्किंग पेपर। yesterday what we did was हमने yesterday what we did external confirmation and written representation, हमने ये दोनों कवर कर लिए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमने और भी एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स करे थे। टुडे वी आर डूइंग ऑडिट वर्किंग पेपर एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिट वर्किंग पेपर की मैंने नोट्स बना दी हैं, डॉक्यूमेंटेशन हम लोग लिखेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन है ऐसे 230, तो वो हम लोग लिखेंगे। ऑडिट वर्किंग पेपर बेसिकली मीन्स ऑडिट करते हुए जो भी वर्किंग पेपर्स ऑडिटर यूज करता है, मतलब उन पर वर्क करता है, किसके रिलेशन में? ऑडिट के रिलेशन में। वो क्या है? वो ऑडिट वर्किंग पेपर है। जब हम उनको कंपाइल कर देते हैं तो वो डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में बन जाते हैं। तो दे आर वन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन बहुत सी चीजों की होती है ना, वर्किंग पेपर्स की भी होती है, जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग इकट्ठे करते हैं, जो मैनेजमेंट हमें प्रोवाइड करती है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिटन रिप्रेजेंटेशन, ये सब क्या है? ये सब मिलाकर डॉक्यूमेंटेशन बन जाती हैं। ये सब मिलाकर ऑडिट एविडेंसेस बन जाते हैं। तो ऑडिट वर्किंग पेपर इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? ऑडिट एविडेंस। इट्स अ पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। तो ये वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं? जिन पर ऑडिटर वर्क करता है, कंप्यूटेशंस करता है, तरह तरह की चीजें लिखता है। तो ऑडिट वर्किंग पेपर्स। डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू वर्किंग पेपर्स, मतलब जब भी हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ठीक है, इट रेफर्स टू एज वर्किंग पेपर्स kept by auditor in connection with performance of his audit work. kept by auditor मतलब जो ऑडिटर रखता है इन कनेक्शन विद, अपना ऑडिट का काम परफॉर्म करते हुए, तो उनको हम क्या कहते हैं? वर्किंग पेपर्स। और वर्किंग पेपर्स को इकट्ठा करते रहना, इट मीन्स व्हाट? डॉक्यूमेंटेशन। इट इज रिकॉर्ड ऑफ प्लानिंग, प्रोसीजर्स परफॉर्म, एविडेंसेस ऑब्टेन। अब आप एक चीज सोचो, जब ऑडिटर प्लान बनाएगा तो किस पर बनाएगा? एक पेपर उठाएगा, उस पर प्लान लिखना शुरू करेगा। तो ये क्या है? वर्किंग पेपर, जिस पर ऑडिटर वर्क कर रहा है। अब उसने सोचा मैं ये प्रोसीजर्स फॉर्म करूंगा, मतलब ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा, मतलब जब डेटर्स की बात आएगी तो हम इस तरीके से ऑडिट करेंगे, ये प्रोसीजर्स फॉर्म करेंगे। जब फिक्स्ड एसेट्स की बात आएगी तो हम ये वाले प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। किसके प्रोसीजर्स? ऑडिट करने के प्रोसीजर्स। तो क्या कर रहा है? पेपर पर लिख रहा है। एक तरीके से क्या है ये? ऑडिट वर्किंग पेपर। तो ये क्या वर्किंग पेपर्स होते हैं? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ जब प्लानिंग करते हैं, प्रोसीजर्स परफॉर्म, एविडेंसेस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन्स ड्रॉन। कंक्लूजन्स मतलब किसी भी कंक्लूजन पर हम लोग पहुंचे, मतलब जैसे हमने कहा कि ठीक है यहाँ पर कहीं ना कहीं पे फ्रॉड है, तो हम इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे? हमने बहुत सारे वर्किंग पेपर्स लिए, हमने उन पर कॉम्प्यूटेशंस करी, हमने अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करी, हमने उसके बाद ये देखा कि अच्छा भाई एरर है। तो ये जब सब पेपर्स हमने इकट्ठे कर लिए तो ये क्या है? इनके बेसिस पर हमने कंक्लूजन ड्रॉन किए। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना, मतलब ठीक है अब मैं यहाँ इस पेपर से मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि डेप्रिसिएशन में कंपनी ने क्या किया है? एरर करा है। तो ये क्या है? वर्किंग पेपर। इसके बेसिस पर मैं कंक्लूजन पे पहुंची हूँ। सॉरी। एविडेंसेस ऑब्टेन्ड। एविडेंसेस क्या है? ऑडिट। अगर मैं डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर रही हूँ, कंपनी ने एसएलएम के बेसिस पर डेप्रिसिएशन निकाला, मैं उसको रिकम्प्यूट कर रही हूँ, ठीक है, मतलब दोबारा से अपने आप उस डेप्रिसिएशन को निकाल रही हूँ। और मैंने किस पर निकाला? पेपर उठाया, उस पर डेप्रिसिएशन निकालना शुरू कर दिया। तो वो पेपर मेरा क्या है? ऑडिट एविडेंस है। मतलब एविडेंस कि ऑडिट हुआ किसका? डेप्रिसिएशन का। तो ये क्या है? एक तरीके का प्रोसीजर है, मतलब ऑडिट का प्रोसीजर। किसके ऑडिट का प्रोसीजर? डेप्रिसिएशन को चेक करने का प्रोसीजर। तो ये मेरा वर्किंग पेपर भी है, इसको मैंने डॉक्यूमेंट भी किया, इसको मैंने एज अ ऑडिट एविडेंस भी यूज करूंगी, और इसके बेसिस पर मैं कंक्लूजन भी ड्रॉन करूंगी कि डेप्रिसिएशन बिल्कुल सही कंप्यूट हुआ है या उसमें एरर है। तो बेसिकली क्या है? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ प्लानिंग, procedures performed, evidence is obtained, and conclusions drawn. It shows audit work is conducted as per requirement. जैसी requirement होती है उसके according audit work conduct होता है। मतलब कि जब हमने स्टार्टिंग में SA 315 लगाया तब हमने क्या कहा कि भाई डेटर्स रिस्की हैं, फिक्स्ड एसेट रिस्की हैं, तो हमने इनके ऊपर क्या किया? अपने प्रोसीजर्स का NTE ज्यादा लगाया। नेचर मतलब तरीका, टाइम मतलब कि कितना टाइम लगा, एक्शन मतलब कितना इन डेप्थ जाके ऑडिट करा। तो
हमने जब इनके ऊपर इतना सारा टाइम लगाया तो हर रोज हमने कुछ ना कुछ किया इनको चेक करने के लिए, इनको ऑडिट करने के लिए। तो हर रोज हमने कोई ना कोई वर्किंग पेपर तो उठाया ही होगा, कभी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी उसकी चेक करी, कभी उसको रिकम्प्यूट करके देखा, कभी हमने पूरा प्लान बनाया कि हम इस तरीके से डेटर्स को ऑडिट करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, ऑडिट जो होता है वो एज पर रिक्वायरमेंट होता है। ये ज्यादा रिस्की एरियाज हैं तो हमने इनमें ज्यादा ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठे करे, मतलब ज्यादा वर्किंग पेपर्स इकट्ठे करे, मतलब ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करी। तो ये मतलब क्या हुआ कि ऑडिट जो होता है वो हमेशा एज पर रिक्वायरमेंट होता है। बेसिक रिक्वायरमेंट, इट शुड बी सफिशिएंटली कंप्लीट, डेटेड एंड साइन। ये तो बहुत जरूरी है। आपने डेटर्स को ऑडिट करना शुरू किया तो आपको उसके ऊपर क्या करना है, प्रॉपर्ली डेट भी लिखनी है, नीचे आप उसको साइन भी करोगे। कैसे, मतलब डेटर्स को ऑडिट करने कौन गया था, हर्ष और गगन गए थे। अब ये जब डेटर्स को ऑडिट करेंगे तो उस टाइम पर ये जितने भी वर्किंग पेपर्स को यूज करेंगे, मतलब जितने भी पेपर्स के ऊपर यूज करके ऑडिट करेंगे, पेपर्स पे क्या लिखेंगे, कुछ भी चीज, कंप्यूटेशन कर रहे हैं, अब डेटर्स का शेड्यूलिंग कर रहे हैं, उनकी एजी निकाल रहे हैं, माइनस लेस करके देख रहे हैं कि भाई सेल में से कितना पैसा उनको हमने क्रेडिट पे दिया था, मतलब कितना माल हमने उनको क्रेडिट पे दिया था, कितना पैसा उन्होंने दे दिया, खुद से कंप्यूट करके देखें। तो क्या है, पेपर्स यूज हो रहे हैं ना, जिन पर ये वर्क कर रहे हैं वो वर्किंग पेपर्स हैं। तो हर्ष और गगन उनके ऊपर प्रॉपर डेट डालेंगे और नीचे साइन करेंगे। पर क्या इनके साइन का कोई फायदा है, नहीं। ये जब एंड में आकर मुझे दिखाएंगे तो जब मैं उसको साइन करूंगी कि हाँ अब ये हमारी ऑडिट एविडेंस वाली फाइल में जा सकता है, तो मेरे साइन की हमें बात होगी ना, मतलब किसके, जो ऑडिटर उस ऑडिट को लीड कर रहा है। तो वो कंप्लीट होने चाहिए, डेटेड होने चाहिए, साइंड होने चाहिए। कंप्लीट क्यों, अरे भाई अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज कंप्यूट करके देख रहे हैं, आधी बीच में छोड़ दी कि भाई मैं कल करूंगा, और कल कोई नई चीज स्टार्ट कर दी, तो क्या फायदा होगा उस वर्किंग पेपर का, उसमें तो आपने ढंग से पूरी कंप्यूटेशन ही नहीं करी। मतलब जो भी चीज को आप चेक करना शुरू करो या जो भी वर्किंग पेपर पर आप काम कर रहे हो, अगर प्लान भी बना रहे हो तो उसको पूरा बनाओ। तो वो कंप्लीट होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए और साइंड होना चाहिए। ओके, इट शुड बी केप्ट इन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि अगर आप A4 साइज की शीट्स यूज कर रहे हो तो आप वही यूज करोगे और उनको प्रॉपर आप उसी फॉर्मेट में लगाओगे। मतलब जैसे आपने डेटर्स को ऑडिट स्टार्ट किया तो आप उसको डेट वाइज ही रखोगे। इट शुड बी डिजाइन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच ऑडिट। ऑब्वियसली जो वर्किंग पेपर्स हैं वो किस तरीके से डिजाइन और ऑर्गेनाइज होंगे, ऑर्गेनाइज कैसे होंगे, जिस तरीके का हम प्लान बनाएंगे। मतलब अब हर्ष और गगन जा रहे हैं डेटर्स को ऑडिट करने, नुपुर और हर्षिता जा रहे हैं कैश और बैंक को ऑडिट करने, तो यहाँ पर वो अपने हिसाब से जैसा हम लोगों ने सोचा था उस हिसाब से अपने वर्किंग पेपर्स को डिजाइन करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे। कैसे, मतलब हमने ये चीज कर ली चेकलिस्ट, तो उस हिसाब से वर्किंग पेपर्स को एक के ऊपर एक रखते गए डेट वाइज। ठीक है, इट शुड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब ऑडिट वर्किंग पेपर किसकी प्रॉपर्टी है, ऑडिटर की, तो वो ये किसी को भी नहीं दिखाएगा, तो हम कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखेंगे। ऑडिट वर्किंग पेपर में तो क्लाइंट के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के भी कुछ हिस्से, कुछ फोटोकॉपीज हो सकती हैं, तो हमें कॉन्फिडेंशियलिटी तो मेंटेन करके रखनी है। ऑल सिग्निफिकेंट मैटर्स इन्वॉल्विंग जजमेंट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जिनके अंदर हमने अपनी कोई जजमेंट लगाई है, इन्वॉल्विंग जजमेंट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। जैसे हमने इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करना है नहीं करना, हमने उसकी कॉम्पिटेंस, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी ऑब्जेक्टिविटी चेक करी, हमने उसके काम को चेक किया, फिर हमने उसके वर्क को यूज किया, तो ये क्या है, एक सिग्निफिकेंट मैटर है ना, जिसमें कोई जजमेंट इन्वॉल्व है। मतलब हम उसका काम यूज करेंगे, हमारी अपनी जजमेंट है, मतलब ये हमारा अपना डिसीजन है, तो हम उन चीजों को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करेंगे ताकि कल को हम ये प्रूव कर सकें कि हमने किस बेसिस पर उसके काम को यूज करने का फैसला किया था। मतलब हमने उसकी कॉम्पिटेंस, उसकी कैपेबिलिटी, उसको सब कुछ चेक किया था, उसके बाद ही हमने उसका काम यूज करने का सोचा था। तो हम जिस चीज में हमने अपना कोई डिसीजन लिया है तो वो किस बेसिस पे लिया है उसको भी डॉक्यूमेंट करेंगे। और दे शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ स्टोरेज एंड रिट्रीवल। ऑब्वियसली हमने कहा था ना 7 years तक उसको अपने पास संभाल के रखना होता है इन सब डॉक्यूमेंटेशन को, और ऐसी जगह रखेगा इन सब डॉक्यूमेंटेशन को। अब XYZ लिमिटेड का हमने ऑडिट कर लिया, अब हो सकता है अगले साल XYZ लिमिटेड हमारे पास ऑडिट के लिए ना आए, किसी और ऑडिटर के पास चली जाए, तो भी हम क्या XYZ लिमिटेड की जितनी भी वर्किंग पेपर्स डॉक्यूमेंटेशन हमने की उनको हम फेंक देंगे, नहीं, उनको हम संभाल के ऐसी जगह रखेंगे कि कल को अगर 1 या 2 साल बाद XYZ लिमिटेड हमारे पास दोबारा आती है तो हम ये जो वर्किंग पेपर्स हमने बनाए थे इस ऑडिट के टाइम वो हम
2 साल बाद भी क्या कर सकें, यूज कर सकें, उनको एक्सेस कर सकें। और बाय चांस अगर हमने सॉफ्टवेयर में ये सब कुछ रखा है या फिर फिजिकल फाइल मेंटेन करी है, बाय चांस कहीं पर आग लग जाती है, फिजिकल फाइल डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो हमारे पास एक बैकअप सिस्टम में होना चाहिए। अगर सिस्टम करप्ट हो जाता है, कोई पेन ड्राइव में हमने सारा डाटा रखा है, सारे वर्किंग पेपर्स, डॉक्यूमेंटेशन रखे हैं, वो करप्ट हो जाती है, पेन ड्राइव या फाइल करप्ट हो जाती है, सिस्टम में एरर आ जाता है, तो हमें बैकअप में हार्ड डिस्क में या फिर फिजिकल फाइल में, मतलब ऐसे रखना चाहिए कि हम कल को ये सारा डाटा रिट्रीव कर सकें। एक जगह नहीं रखना, बहुत सी कॉपीज बना के अलग अलग जगह रखनी चाहिए। इफ डॉक्यूमेंटेशन इज इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही आजकल सारी डॉक्यूमेंटेशन मोस्टली रखी जाती है, तो फिजिकल फाइल भी आपको अपने पास मेंटेन करके रखनी चाहिए, कल को यूज में आ सकता है। एज पर ICAI डॉक्यूमेंटेशन इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर, ये तो हम पढ़ चुके हैं। एंड ही शुड मेंटेन एटलीस्ट 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट साइन हुई उस दिन से लेकर 7 साल तक, अप टू 7 years आपको एटलीस्ट, मतलब कम से कम 7 साल, 7 साल के बाद अब 8, 9, 10 कितने भी रख सकते हो, पर मिनिमम आपको 7 years तक तो डॉक्यूमेंटेशन जो आपने इकट्ठी करी है उनको संभाल के रखना है। इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग पेपर। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, सीधी सी बात है। अब हर्ष और गगन ने जब डेटर्स का ऑडिट किया, उन्होंने 3 दिन लगाकर किया, और अल्टीमेटली उन्होंने आके मुझे क्या कहा, मैम डेटर्स तो रिस्की नहीं है, हमने तो पूरा चेक कर लिया। हमें स्टार्टिंग में जब हम लोग एंटिटी को, इन्वायरमेंट को समझ रहे थे, तब हम लोगों को लगा था कि ये रिस्की है, पर ये तो बिल्कुल रिस्की नहीं है मैम, उस टाइम तो हमें खाली ऐसा लग रहा था। तो क्या मैं इनकी बात मान जाऊंगी? मैं कहूंगी भाई प्रूफ दिखाओ, मतलब एविडेंस दिखाओ कि आपने ऑडिट किया। तो ये मेरे पास क्या लेके आएंगे, सारे वर्किंग पेपर्स। और मैं इन वर्किंग पेपर्स को देखकर क्या करूंगी, चेक करूंगी, उनका काम रिव्यू करेंगे। हेल्प सीनियर्स टू रिव्यू वर्क डन बाय द असिस्टेंट, प्रोवाइड गाइडेंस टू ऑडिट स्टाफ। मैं देख के क्या कहूंगी, बेटा अभी भी तो हमारे सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट पेपर्स नहीं लग रहे, आप जाओ और ढूंढ के लाओ, तो और थोड़े ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठे करो। तो ये कहेंगे मैम हम ना एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भेज देते हैं मैनेजमेंट को। तो एक तरीके से क्या है, मैंने इनको इन वर्किंग पेपर्स के बेसिस पर गाइडेंस प्रोवाइड करी। Responsibility of the work can be fixed as documentation kept is signed and checked by appropriate personnel। मतलब कि कल को अगर डेटर्स में कोई भी आकर क्वेश्चन उठाता है, कि जैसे सपोज कर लो हमसे किसी एम्प्लॉय ने पूछ लिया कि आपको पता है कि डेटर डी ने अभी पैसे पे नहीं करे पर हमने बुक्स में चढ़ा दिए, तो अब ऐसे केस में मैं जब डेटर्स को चेक करने आऊंगी तो मैं क्या नुपुर से पूछूंगी, नुपुर आपने डेटर्स क्यों नहीं चेक करे? वो कहेगी मैम मैंने तो डेटर्स का ऑडिट ही नहीं करा, मैं तो उस टाइम पर कैश का ऑडिट कर रही थी। तो अब वहां पर नीचे हर्ष और गगन ने अपने इनिशियल्स करे होंगे, साइन करे होंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि डेटर्स का ऑडिट तो हर्ष और गगन करने गए थे, तो मैं उनसे पूछूंगी। मतलब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, हर्ष की और गगन की। तो इट मीन्स व्हाट, कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स हो गई, क्योंकि ऑडिट वर्किंग पेपर्स हैं, उन पर उन दोनों ने क्या किए हैं, साइन करे हैं, डेट लिखी है, तो उस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स हो जाती है। कंटेन्स बेसिस ऑफ परफॉर्मिंग ओपिनियन। ऑब्वियसली वर्किंग पेपर्स को देखकर हम लोग ओपिनियन फॉर्म करते हैं। जब फिक्स एसेट का ऑडिट करने उर्वशी गई तो उसने जितने भी वर्किंग पेपर्स इकट्ठे करे, बनाए, उसने अल्टीमेटली आके क्या कहा, मैम इन वर्किंग पेपर्स को देखो, कहीं ना कहीं पे आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं पे कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं पे एरर है, जो डेप्रिसिएशन मैंने कंप्यूट किया वो तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा जो कंपनी ने कंप्यूट करा है उससे। तो हमने वर्किंग पेपर्स को देख के ही तो अपना ओपिनियन फॉर्म किया ना कि फ्रॉड या एरर है। फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करता है। फ्यूचर प्लानिंग मतलब हमने फिक्स एसेट्स का एनटीई बढ़ा दिया, या हमने सोचा कि भाई चलो छोड़ो अभी फिक्स एसेट का हम ऑडिट नहीं करेंगे, पूरी एंटिटी को पता है कि हम ऑडिटर्स फिक्स एसेट का ऑडिट कर रहे हैं, तो इसलिए वो जानबूझ के कहीं ना कहीं पे गड़बड़ कर रहे हैं, हमारे फिक्स एसेट का ऑडिट बंद कर देते हैं, हम लोग नेक्स्ट मंथ शुरू करेंगे अचानक से। तो हमने क्या किया, अपने प्लान के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी, मतलब फ्यूचर की प्लानिंग में हेल्प करता है। और नेक्स्ट ईयर से अगर हम ऑडिट करने आएंगे तो हमें एक आइडिया रहेगा कि लास्ट ईयर हमें फिक्स एसेट में प्रॉब्लम हुई थी, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। सपोज कर लो आप में से दो तीन टीम मेंबर्स बदल जाते हैं, सपोज कर लो कोई और नहीं, 2-3 बच्चे आ जाते हैं हमारी टीम में, तो उनको कैसे पता चलेगा, वर्किंग पेपर देखकर जो उर्वशी ने बनाए होंगे, उनको देखकर उनको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर पिछले साल फिक्स एसेट में इनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी। वर्किंग पेपर एक्ट एज डिफेंस इफ चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस इज ब्रॉट अगेंस्ट ऑडिटर। ऑब्वियसली अगर हमें कोई आके कहेगा कि आप इतने दिनों से क्या कर रहे हो, आते हो बैठते हो चले जाते हो, आपने क्या काम किया, तो हम उनको क्या दिखाएंगे, वर्किंग पेपर। अगर वो हमसे ये कहेंगे कि भाई एक बात बताओ, आप अभी डेटर्स का ऑडिट भी कर रहे हो, आप अभी फिक्स एसेट का भी ऑडिट कर रहे हो, एक साथ सारे ऑडिट कर रहे हो आप, तो उनको क्या दिखाएंगे, हम उनको दिखाएंगे ये है हमारा प्लान। तो हम लोग
बेफालतू में अलग अलग जगह पर वैसे ही बिखर के ऑडिट नहीं कर रहे। हमने प्लानिंग इस तरीके से करी है कि 2 बच्चे यहाँ पे ऑडिट करेंगे, 2 टीम मेंबर्स यहाँ ऑडिट करेंगे, 1 टीम मेंबर मेरे साथ ऑडिट करेगा, फाइनली फिर मैं उनका काम रिव्यू करूंगी, तो एक साथ हमारे काफी एरियाज कवर हो जाएंगे। तो आप हमारा प्लान देख सकते हो। तो प्लान क्या है, एक पेपर पे बना है, तो इट इज व्हाट, वर्किंग पेपर आर डॉक्यूमेंटेशन। तो ये हमें इट एक्ट्स एज अ डिफेंस ऑल्सो। अगर हमारे पर कोई नेग्लिजेंस या फिर लापरवाही का कोई अगर आरोप लगता है तो उसके अगेंस्ट ऑडिटर अपने वर्किंग पेपर शो कर सकता है। क्लाइंट्स एंड अदर एक्सेस टू वर्किंग पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अरे वर्किंग पेपर्स तो हमारे प्रॉपर्टी है, तो हम किसी और को क्या दिखाएंगे। ऑडिटर्स प्रॉपर्टी, ओनरशिप एंड कस्टडी ऑफ वर्किंग पेपर रेस्ट विद ऑडिटर, इट इज ऑडिटर्स प्रॉपर्टी। सिंपल। कॉन्फिडेंशियलिटी हम मेंटेन करके रखेंगे। ऑडिटर शुड नॉट डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल मैटर रिलेटिंग टू क्लाइंट टू एनी थर्ड पार्टी अनलेस परमिटेड बाय क्लाइंट। ये भी हम पढ़ चुके हैं, जब तक क्लाइंट परमिट नहीं करता तब तक हम किसी को भी कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच नहीं करेंगे। अरे वर्किंग पेपर्स में है क्या, सारी इंफॉर्मेशन जो क्लाइंट की कंपनी की है, उनके डेप्रिसिएशन को हम चेक कर रहे हैं, उनके डेटर्स के नाम लिखे हुए हैं वर्किंग पेपर्स में, यही सब कुछ तो है हमारी प्रॉपर्टी, पर उसके अंदर इंफॉर्मेशन किसकी है, XYZ लिमिटेड की। पर हम ये XYZ लिमिटेड को भी नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमने बनाया। अगर हमने XYZ लिमिटेड को ये दिखा दिया तो उनको एक आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से ऑडिट कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने कहीं पर भी जानबूझ के इंटेंशनली एरर या फ्रॉड किया होगा तो वो क्या करेंगे, वहां पर एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाएंगे, हमें इंफॉर्मेशन कम देंगे, इसलिए हम उनको अपने पेपर्स नहीं दिखाते हैं। और जैसे कि इंफॉर्मेशन इसके अंदर सारी XYZ लिमिटेड की है, तो XYZ लिमिटेड हमसे ये नहीं कह सकती कि अपने ऑडिट वर्किंग पेपर हमारे पास सबमिट करके जाओ, जब तक कि हम ना चाहें। हम अभी आगे पढ़ेंगे। कॉन्फिडेंशियल मैटर है, मतलब कंपनी की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हम उसको आगे लीक आउट नहीं करेंगे, किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे तब तक जब तक कि क्लाइंट हमें खुद से परमिट नहीं करता, या फिर हमें कोई ऐसा बड़ा फ्रॉड मिल जाता है, या फिर ऐसा कुछ पता चलता है कि कल को कंपनी बंद होने वाली है, गोइंग कंसर्न कि इन्होंने कोई भी एजम्पशन नहीं अभी रखी हुई, कल कोई कंपनी बंद हो सकती है, तो ये हमारी लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी बन जाती है टू डिस्क्लोज। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, कैन ऑडिटर शो वर्किंग पेपर टू थर्ड पार्टी और क्लाइंट। क्या वो शो कर सकता है? हम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते, हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है, पर क्या हम अपने वर्किंग पेपर थर्ड पार्टी, बाहर के किसी पर्सन को या क्लाइंट खुद मतलब XYZ लिमिटेड को, क्या इनको शो कर सकते हैं? तो देखो इधर, कैन ऑडिटर शो वर्किंग पेपर्स टू थर्ड पार्टी इंक्लूडिंग अदर ऑडिटर्स। अदर ऑडिटर्स मतलब कि अगर सपोज कर लो कल को कोई और ऑडिटर आता है, वो आके हमें कहता है कि हमें वर्किंग पेपर्स दे दो जो आपने इस साल बनाए, क्या हम उसको अपने वर्किंग पेपर्स दे देंगे? नो, अदरवाइज इट विल वायलेट द रूल ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी एज अबव। हम उसको बता सकते हैं, हम उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि भाई पिछले साल हमने ये चैलेंजेस फेस किए थे, हमें फिक्स एसेट में प्रॉब्लम आई थी, कंपनी आपको इन जगह पर आपके ऊपर लिमिटेशन लगाएगी, हम उनको बता सकते हैं, पर हम अपने वर्किंग पेपर्स उनको इस तरीके से दे नहीं सकते। क्या हम अपने वर्किंग पेपर क्लाइंट को शो कर सकते हैं, XYZ लिमिटेड को दे सकते हैं? क्लाइंट डज नॉट हैव एनी एक्सेस टू वर्किंग पेपर्स ऑफ ऑडिटर। ये हमारी प्रॉपर्टी है, हर जगह ICAI ने कहा है कि वर्किंग पेपर हमारी प्रॉपर्टी है, हालांकि इसके अंदर इंफॉर्मेशन XYZ लिमिटेड की ही कंपनी की है, पर फिर भी उनका इसके ऊपर कोई भी एक्सेस नहीं है। बट ऑडिटर में एट हिज डिस्क्रिशन, पर अगर ऑडिटर चाहे तो वो कुछ या सारे वर्किंग पेपर क्लाइंट को दिखा सकता है एट हिज डिस्क्रिशन। मतलब अगर ऑडिटर को ठीक लगता है तो वो दिखा सकता है। सो अगर ऑडिटर ने खुद से दिखाया वर्किंग पेपर टू क्लाइंट हिमसेल्फ, तब रूल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी अराइज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई पेपर्स के अंदर भी तो इंफॉर्मेशन XYZ लिमिटेड की है ना। पर सपोज कर लो ऑडिट खत्म हो गया, साल खत्म हो गया, अब XYZ लिमिटेड का MD हमें कह रहा है कि भाई आप ना अपने जितने भी वर्किंग पेपर्स, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन की फाइल है ना, हमारे पास सबमिट करके जाना, कल को जो भी ऑडिटर आएगा नया हम उसको दिखाएंगे। वी कैन नॉट गिव, मतलब वी कैन नॉट गिव नहीं, ही कैन नॉट आस्क। हम चाहें तो दे सकते हैं, ही कैन नॉट आस्क। ना ही वो हमें कंपेल कर सकता है, ना ही वो ये कह सकता है कि इन पेपर्स के अंदर तो हमारी ही इंफॉर्मेशन है, मतलब हमारी कंपनी XYZ लिमिटेड की इंफॉर्मेशन है, तो आप ये पेपर्स हमारे पास रखवा जाओ। पहली बात, इन पेपर्स को तो हम रखेंगे अपने पास फॉर 7 years। हम इन पेपर्स को उनको शो कर सकते हैं, हम उनको दिखा सकते हैं, हम जो अगला ऑडिटर आएगा उसको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि वो इजीली ऑडिट कर ले। पर
जो XYZ लिमिटेड है उसके अंदर का कोई भी डायरेक्टर, MD, CEO हमें कंपेल नहीं कर सकता कि ये पेपर्स, वर्किंग पेपर्स, डॉक्यूमेंटेशन, ये ऑडिट एविडेंसेस हमारे पास रख के जाओ। क्यों? क्योंकि ऑडिट एविडेंसेस कल को हमें यूज करने पड़ सकते हैं। कल को सपोज कर लो कंपनी अचानक से बैंकरप्ट हो जाती है या कंपनी अचानक से ही बंद हो जाती है, उस टाइम पर हमसे लोग क्वेश्चन पूछेंगे ना कि भाई आपने ऑडिट के टाइम पे क्या किया था, आपने ढंग से ऑडिट किया नहीं था, आपको पता नहीं था कि कंपनी में फ्रॉड चल रहा है। तो अगर हमारे ऑडिट एविडेंसेस कंपनी अपने पास रख लेगी तो क्या हम प्रूव कर पाएंगे? रिपोर्ट तो भाई छप जाएगी, तो रिपोर्ट तो हर यूजर के पास पहुंच जाएगी। तो यहां पर अगर किसी ने क्वेश्चन उठाया तो क्या हमारे पास ये ऑडिट एविडेंसेस नहीं होने चाहिए अपनी बातों को प्रूव करने के लिए कि हमने देखो ऑडिट किया था? तो ये पेपर्स हम XYZ लिमिटेड को नहीं दे सकते, उनको नहीं सौंप सकते। ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमें 7 ईयर्स तक इनको संभाल के रखना है। ना ही XYZ लिमिटेड हम लोगों को कंपेल कर सकती है, लेकिन हम अपनी मर्जी से उनको शो कर सकते हैं कि आप देख लो ये वर्किंग पेपर्स हैं, ये हमारे पास ऑडिट एविडेंसेस है, पर ये हम उनके पास रखवाएंगे नहीं। 1 साल बाद, 2 साल बाद, कभी भी अगर कंपनी में कुछ भी गड़बड़ होती है और वो पता चले कि वो गड़बड़ पिछले 3 साल से चल रही है, आज से 2 साल बाद सोचो अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, कहीं पे कंपनी में फ्रॉड निकलता है और ये पता चलता है कि फ्रॉड पिछले 3 साल से चल रहा है, तो यहाँ पर 3 साल की उनकी ऑडिट रिपोर्ट उठाई जाएगी और पता चलेगा ये ऑडिट रिपोर्ट इस साल हमने बनाई थी, तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम उनको कैसे प्रूव करेंगे? इन ऑडिट एविडेंसेस से। तभी तो कहा जाता है ना कि 7 साल तक इनको संभाल के रखना है। तो इसलिए ध्यान से समझो कि ये ऑडिट वर्किंग पेपर्स किसकी प्रॉपर्टी है? ऑडिटर की। वो इनको संभाल के रखेगा 7 साल तक। इनके अंदर की इंफॉर्मेशन वो बाहर किसी को भी नहीं दे सकता। क्यों? नहीं तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाएगी, कॉन्फिडेंशियलिटी उसका जो क्लॉज है वो टूट जाएगा, वायलेट हो जाएगा। पर अगर लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी होती है तब वो आगे बता सकता है, अगर क्लाइंट परमिट करता है तो वो आगे बता सकता है। क्या ये वर्किंग पेपर्स वो क्लाइंट को दे सकता है या किसी थर्ड पार्टी को दे सकता है? नो, इट इज अ वर्किंग प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। वो ये किसी को भी नहीं देगा। हाँ, पर अगर वो चाहे तो वो इनको शो कर सकता है, सम या कंप्लीट। अगर वो शो करता है ना तो कॉन्फिडेंशियलिटी का जो क्लॉज है वो ब्रीच नहीं होगा, वो वायलेट नहीं होगा। ठीक है? दे किसी को नहीं सकता, शो कर सकता है। ये ऑडिटर को ही 7 साल तक संभाल के रखने हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये एविडेंसेस हैं कि ऑडिट हुआ था। ओके? वर्किंग पेपर फाइल या फिर ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल क्या होती है? ऐसी फाइल जिसमें सारे पेपर्स लगे होते हैं, सारे वर्किंग पेपर्स, सारी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, जो भी एविडेंसेस इकट्ठे किए, सब कुछ लगा होता है। उसको हम लोग ऑडिट फाइल भी कहते हैं या फिर उसको हम लोग वर्किंग पेपर फाइल भी कहते हैं। ठीक है? ये 2 टाइप्स की होती हैं, परमानेंट ऑडिट फाइल, करंट ऑडिट फाइल। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? परमानेंट ऑडिट फाइल होती है ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हर बार हम कंपनी से नहीं लेते। जैसे सपोज कर लो आप एक कंपनी XYZ लिमिटेड का ऑडिट करने गए, तो वहां पर आपने कंपनी से जाते ही क्या मांगा कि आप हमें अपना MOA दे दो, आप हमें अपना AOA दे दो, या फिर हमें अपनी कोई भी ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट जिसमें आपने एंटर किया है, कोई प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो कि अभी 10-10, 20-20 साल तक चलने हैं, तो आप हमें वो एग्रीमेंट्स दे दो, मतलब उनकी कॉपी। ऑब्वियसली ओरिजिनल थोड़ा ना देंगे वो, तो हमें वो दे दो। तो हमने वो अपने पास रख लिए। अब हम इस कंपनी का ऑडिट इस साल कर रहे हैं, हो सकता है अगले साल भी करें, तो क्या अगले साल कंपनी का MOA AOA बदल जाएगा? वही रहेगा। तो अगर सपोज कर लो इस साल हमने XYZ लिमिटेड को ऑडिट किया, हमने 315 लगाया, हमने एंटिटी को समझा, हमने उनका MOA पढ़ा, AOA पढ़ा, सारे डॉक्यूमेंट्स, लीगल एग्रीमेंट सब कुछ पढ़े, उनकी इंटरनल कंट्रोल्स को स्टडी करा, उसके रिलेटेड हमने फ्लो चार्ट्स बनाए, हमने क्या किया, क्वेश्चनियर्स थे, ये सब हमने अपने पास इकट्ठे करे, हमने उनके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, पिछले साल की मंगवाई, उनको हमने चेक किया। तो ये सब चीजें अब अगली बार अगर हमने नेक्स्ट ईयर भी XYZ लिमिटेड को ऑडिट किया, तो अगर हमने बोला कि हमें फिर से अपना MOA दे दो, AOA दे दो, XYZ लिमिटेड क्या कहेगी? भी आपको पहले मिल तो चुका है, वो चेंज थोड़ा हुआ है। MOA AOA तो हमेशा ही वही रहेगा। ठीक है? तो यहाँ पर परमानेंट ऑडिट फाइल में वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो कि जनरली चेंज नहीं होते, जो वही रहते हैं, ताकि ऑडिटर को हर साल उन्हें इकट्ठा ना करना पड़े और उनके पास हमेशा ही वो फाइल एक बनी रहे। तो इसके अंदर हम क्या रखेंगे? इट कंटेन्स मैटर विच डज नॉट चेंज वेरी ऑफन। मतलब MOA AOA में क्या आ सकते हैं? थोड़ी सी अपडेशन आ सकती हैं, कंपनी ने नाम चेंज कर दिया, थोड़ी सी अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ाया है, तो उसके अंदर ऐड कर दिया कि हमने ये वाला प्रोडक्ट भी अब बेचना स्टार्ट कर दिया है, तो माइनर चेंजेस आएंगे। तो वेरी ऑफन तो चेंज होता है ना, हर साल तो कंपनी का अपना नाम चेंज नहीं करेगी, तो दे डज नॉट चेंज वेरी ऑफन।
फाइल इज अपडेटेड ड्यूरिंग ईच ऑडिट, हम इसको अपडेट करते हैं, मतलब अगर कहीं पे कोई अपडेशन आई, कोई चेंज आया, कोई अग्रीमेंट था, कोई प्रोजेक्ट था, वो खत्म हो गया, तो हम उसको इस फाइल से मतलब पीछे रख देंगे, निकालेंगे नहीं, पीछे रख देंगे। पर जो एग्रीमेंट्स चल रहे हैं और उनके अगेंस्ट कंपनी बिजनेस भी कर रही है उनके लिए, तो उन एग्रीमेंट्स को हम लोग अपने पास, उनकी कॉपी को हम परमानेंट ऑडिट फाइल में रखते हैं, ताकि हर साल हमें कंपनी से वो मांगने ना पड़े। दिस फाइल इज अपडेटेड ड्यूरिंग ईच ऑडिट, ईच ऑडिट मतलब हर साल हम इसको चेक करते हैं कि कहीं इनके अंदर कोई अपडेशन तो नहीं है। एंड इट्स कंटेंट्स आर एज फॉलोज, इसके अंदर हम क्या रखते हैं, लीगल स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटी, जैसे एमओए हो गया इन केस ऑफ कंपनी, आपकी पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप डीड हो गई, क्या कंपनी हर साल पार्टनरशिप डीड चेंज करेगी? हाँ, थोड़े से माइनर अपडेशंस आएंगे उसके अंदर, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दी। क्या हर साल पार्टनर रिटायर और एडमिट होंगे? नहीं, किसी भी साल अगर पार्टनर रिटायर या एडमिट हुआ तो पार्टनरशिप डीड के अंदर माइनर से चेंज आएगा, तो आप उसको अपडेट कर लोगे। लीगल डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स, उनको आप रखोगे, क्यों? क्योंकि वो तो सालों साल सेम ही चलेंगे। रिकॉर्ड ऑफ स्टडी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, आपने इस साल नए नए आप कंपनी में आए हो, आपने इंटरनल कंट्रोल्स को समझा, कैसे? आपने फ्लो चार्ट बनाया, आपने कंपनी से चेकलिस्ट भरवाई, आपने क्वेश्चनर्स भरवाया, तो क्या अगले साल आगे फिर से चेकलिस्ट और क्वेश्चनर भरवाओगे? अरे वो कहेंगे पिछले साल भरवाया तो था, इंटरनल कंट्रोल्स रोज थोड़ा चेंज होते हैं, तो आप उनको अपने पास रखोगे। कॉपीज ऑफ ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर, आप इस साल ऑडिट करने आए हो, आपने पिछले साल की ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकलवाई, तो अब अगले साल अगर आप ऑडिट करोगे तो आप फिर से कहोगे कि मुझे 2 साल की आप ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दो। क्यों चाहिए हमको? एनालिटिकल प्रोसीजर करने के लिए, हमें कंपैरिजंस करने के लिए चाहिए। कॉपीज ऑफ मैनेजमेंट लेटर्स, एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेंड एंड रेशियोज, नोट, मतलब जो भी आपने ट्रेंड्स और रेशियोज निकाली हैं, इस साल आपने निकाली पिछले साल को कंपेयर करके, तो अब आगे अगर आप ऑडिट करोगे, नेक्स्ट ईयर पे आके आप ऑडिट करोगे, तो इस साल निकाले हुए ट्रेंड्स और रेशियोज आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो जाएंगी आपको कंपेयर करने में। तो आप उनको यहाँ पे रखोगे, बिकॉज अब वो चीज परमानेंट हो गई, आप हर साल उनको यूज कर सकते हो। नोट्स रिगार्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, सिग्निफिकेंट ऑडिट ऑब्जर्वेशंस ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल जो भी ऑडिट ऑब्जर्वेशंस थी वो आपने अपने पास कंपाइल करके रखी हैं। सपोज कर लो पिछले ऑडिटर से आपने ऑब्जर्वेशंस ली, उन्होंने आपको मेल डाल के इन्फॉर्मेशन दी, अपनी ऑब्जर्वेशंस बताई, या फिर आपने पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ा, उसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले जो कि आपको इस साल ऑडिट में हेल्प करेंगे और आगे आने वाले हर साल आपको ऑडिट में हेल्प करेंगे। पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट को पढ़कर आप रिस्की एरियाज भी ढूंढ सकते हो। तो आपने वो सारी जो ऑब्जर्वेशन, मतलब जो भी चीजों को आपने ऑब्जर्व किया, वो आपने एक साथ इकट्ठे कर लिए, तो उनको आप क्या करोगे, परमानेंट ऑडिट फाइल में रखोगे, क्योंकि वो चीज चेंज थोड़ी होगी। पर करंट ऑडिट फाइल में क्या आता है, मैटर्स रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ अ सिंगल पीरियड, जो आपके इस साल यूज हुए, जैसे ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्रामिंग, वो आप इस साल के अकॉर्डिंग बनाओगे। अगले साल जो आप ऑडिट प्लानिंग और प्रोग्रामिंग बनाओगे, क्या वो इस साल की ही उठा के यूज कर लोगे? नहीं, इस साल आपने प्लान करा, आपके बीच में इतने सारे चैलेंजेस आए, आपने प्लान को 3 बार ही चेंज किया, 4 बार ही चेंज किया, आपने साथ में, हमें याद है हमने क्या था, हम किस किस चीज को डॉक्यूमेंट करते हैं, हम ऑडिट प्लान को, ऑडिट स्ट्रेटेजी को डॉक्यूमेंट करते हैं, साथ में उनके अंदर करे गए चेंजेस को भी डॉक्यूमेंट करते हैं एंड उनका रीजन भी लिखते हैं। तो क्या आप सेम प्लान और स्ट्रेटेजी को अगले साल भी यूज कर लोगे? नहीं कर सकते ना, आपने तो प्लान इस साल इतनी बार चेंज किया। तो इन सब को स्टडी करके, इन सब चैलेंजेस को जो आपने फेस किया, आप नए साल नया प्लान बनाओगे, ताकि पिछली बार वाले चैलेंजेस आपको फिर से ना फेस करने पड़े। तो ये क्या है, ये तो आपका एक सिंगल पीरियड के लिए हो गई ना, हालांकि इसको ध्यान में रख के आप नया प्लान बनाओगे, पर ये हुई तो, ये प्लान और स्ट्रैटेजी और ये प्रोग्रामिंग तो एक ही साल यूज हुआ ना, तो हम इसको कहाँ डालेंगे, करंट ऑडिट फाइल में। एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड बैलेंसेस, इसी साल के हैं तो इसी साल में रखेंगे। कॉपीज ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर ऑडिटर्स, एक्सपर्ट्स, थर्ड पार्टीज, लेटर ऑफ कंफर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट, रिकॉर्ड ऑफ एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, जो भी हमने हर ऑडिट प्रोसीजर का एनटीई रखा, एविडेंस दैट वर्क परफॉर्म बाय असिस्टेंट वाज सुपरवाइज्ड एंड रिव्यूड, ये भी तो हमें डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा ना, कि भाई मैंने अपनी जो टीम है उसका काम सुपरवाइज किया था, रिव्यू किया था, इसका मुझे एविडेंस रखना पड़ेगा। कल को भी पूछ सकता है ना कि भाई ऑडिट तो डेटर्स का आपकी टीम में हर्षद गगन ने किया था, उन बच्चों को तो एक एक 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप 10 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठे हो, तो पर आप ये तो बताओ कि आपने उनका काम चेक किया था, रिव्यू किया था, या फिर जो उन्होंने बताया आपने सीधा ऑडिट रिपोर्ट में डाल दिया? तो भाई मेरे पास सबूत होना चाहिए ना कि मैंने हर्षद गगन का काम रिव्यू किया था। कैसे सबूत होगा, हम सब बैठे थे, हम सब ने जो भी उन्होंने ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठे किए उनको ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखी और मैंने नीचे साइन किया, मतलब
मैंने उनके बेसिस पर उनके काम को रिव्यू करके अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखी और उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर मैं कंक्लूजन पर पहुंचूंगी। तो ये क्या है, मैंने एक एविडेंस इकट्ठा कर लिया। कंक्लूजन रीच बाय ऑडिटर कंसर्निंग सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, जो भी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स है मतलब इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, उन इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर हम कैसे कंक्लूजन पे पहुंचे। जैसे फिक्स्ड एसेट, दैट वाज अ इंपॉर्टेंट मैटर, क्यों, क्योंकि वो एक रिस्की एरिया था। उसके अंदर हम कंक्लूजन पे पहुंचे क्या, कि डेप्रिसिएशन में एरर है, डेप्रिसिएशन में एरर है। कैसे हम पूछे भाई, हमने कंप्यूटेशंस करी, हमने उनका ओरिजिनल प्राइस देखा, हमने स्टार्टिंग से डेप्रिसिएशन की, जब 3 साल पहले ऑडिटर ने कंपनी ने परचेज किया था फिक्स्ड एसेट, हमने तब से लेके आज तक की उसकी डेप्रिसिएशन कंप्यूट करी और हम इस कंक्लूजन में पहुंचे कि कंपनी तो आज तक डेप्रिसिएशन गलत निकाल रही थी। तो हम इस पर कैसे पहुंचे, हम वो वर्किंग पेपर रखेंगे ना कि हमने इसके बेसिस पर कैलकुलेट किया था कि कंपनी ने गलत डेप्रिसिएशन निकाली है। सो इट मीन्स व्हाट, कि हम लोग ये चीज भी क्या करेंगे, रखेंगे पर करंट ऑडिट फाइल में। क्या ये चीजें हमें हर साल चाहिए होंगी, क्या हर साल सेम ऑडिट एविडेंसेस होंगे, नहीं, पर ये चीजें हर साल सेम होंगी, ये हम हर साल एंटिटी से नहीं मांग सकते बार बार। ठीक है, लास्ट पेज, ये बहुत सिंपल है। ऑडिट नोटबुक, it is generally a bound book which records large variety of matters observed during audit। मतलब जब भी हम ऑडिट के टाइम पर कुछ ऑब्जर्व करते हैं, कुछ भी चीज देखते हैं, कुछ भी चीज, जैसे हम लोग, जैसे मैंने एक चीज बोली, मैंने कहा शुभम आप जाओ और आप जाके देखो कि जब कंपनी के अंदर गुड्स आते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या क्या वो लोग प्रोसीजर्स अपनाते हैं, कि इंटरनल कंट्रोल्स के नाम पर कौन कौन से रूल्स हैं। अब शुभम गया, वो अपने साथ क्या लेके गया, एक नोटबुक ले गया, जिसको हम क्या कहेंगे, ऑडिट नोटबुक। उसने उसके अंदर सारी स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्वेशंस लिख ली, मतलब ऑडिट के टाइम पर उसने जो भी ऑब्जर्व किया। अब प्राची को मैंने बोला आप बैंक जाओ, आप बैंक में जाकर ना एफडी को लेकर पूछ कर आओ। अब वो बैंक गई, उसने जाकर एफडी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। तो वो क्वेश्चंस वो कहाँ लिख कर लेके गई थी, वो क्वेश्चंस वो लिख के गई थी अपनी नोटबुक में। तो उस नोटबुक क्या है, वो ऑडिट की नोटबुक, जिसमें उसने बहुत सारे मैटर्स को ऑब्जर्व किया। उनके बेसिस पर हमने सोचा कि अब हम कौन कौन से एविडेंसेस इकट्ठे करेंगे, हमें कौन सा प्रोसीजर अपनाना चाहिए, क्या ये एरिया रिस्की है या नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, अरे ऑडिट वर्किंग पेपर्स ही तो है। ऑडिट वर्किंग पेपर्स रेफर्स टू डॉक्यूमेंट्स which are prepared by auditor which consist of any observation। तो भाई ये जो नोटबुक है ये क्या है, ये वर्किंग पेपर ही तो है, that occurs during audit of entity। it contains, मतलब it is a part of documentation। audit notebook are working papers। मतलब जब मैं सारे वर्किंग पेपर्स को इकट्ठा करके स्टेपल कर दूंगी तो मेरी क्या बन जाएगी, नोटबुक बन जाएगी। जब मैं हर बच्चे से ये वर्किंग पेपर्स लेकर इनकी फाइल बना दूंगी तो वो क्या बन जाएगी, ऑडिट फाइल बन जाएगी, जिसको हम प्यार से क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंटेशन। मतलब हम इन सब चीजों की डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं और वो हमारे क्या है, ऑडिट एविडेंसेस। तो ऑडिट नोटबुक्स आर वर्किंग पेपर्स। कौन बनाता है, ऑडिटर बनाता है ऑडिट के दौरान। और हम जब ऑडिट वर्किंग पेपर्स को कंपाइल करते हैं तो वो ऑडिट नोटबुक बन जाती है। व्हेन आर कंपाइल्ड टुगेदर, मतलब वर्किंग पेपर्स व्हेन आर कंपाइल्ड टुगेदर दे आर कॉल्ड ऑडिट नोटबुक। और ऑडिट नोटबुक हमारी क्या होती है, बताओ, ऑडिट क्या होती है हमारे, ऑडिट एविडेंस। ठीक है, हमारे क्या होते हैं, ऑडिट एविडेंस, कि ऑडिट हुआ हर एक एरिया का, चाहे वो रिस्की है या नहीं है, उनका ऑडिट हुआ। कंटेंट्स ऑफ ऑडिट नोटबुक, क्वेरीज नॉट सॉल्व इमीडिएटली, मतलब फिक्स्ड एसेट का जब ऑडिट करने गए तब वहां पर उर्वशी ने क्या क्या चीजों को नोटिस किया। उसने कहा कि मैम हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का तो कोई भी आंसर नहीं दे रहा कि जो मशीन डी है इसका वेंडर कौन है, हमें कोई नहीं बता रहा कि मशीनरी वाकई में परचेज है या कंपनी रेंट पर लेकर इसको चला रही है। अगर रेंट पर लेकर चला रही है तो हर साल हम एक्सपेंसेस में रेंट को बुक करेंगे, नहीं तो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो मैम ये वाला क्वेश्चन है, ये वाली क्वेरी तो अभी तक हमारी सॉल्व नहीं हो, तो ये ऑडिट नोटबुक पे ये वो लिख के रखेगी। इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व ड्यूरिंग ऑडिट, बैंक गई, कौन, नुपुर बैंक गई, नुपुर ने जाके बोला कि मुझे फिक्स्ड जो डिपॉजिट है उनके अगेंस्ट आप ओरिजिनल कॉपी दिखाओ। उन्होंने कहा कि लॉकर में पड़ी है कंपनी के, हम अभी नहीं दिखा सकते, कंपनी ही लॉकर खोल सकती है। हमने उनसे रोज पूछा, कंपनी से भी रिक्वेस्ट करी, मेल्स भी डाली, पर क्या हुआ, कोई भी हेल्प करने नहीं आया। तो व्हाट इज दिस, इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व ड्यूरिंग
ऑडिट, तो हम इसको लिख के रखेंगे ताकि हम 1 महीने बाद फिर से फॉलो अप ले सकें। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैटर्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ऑब्वियसली सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस कि हमने अभी फिक्स एसेट का स्टॉप कर दिया है, हम नेक्स्ट महीने से स्टार्ट करेंगे या फिर अगले साल यही नोटबुक को उठाकर उर्वशी दोबारा से फिक्स एसेट का ऑडिट कर सकती है ना, नए तरीके से, नई चीजों को पहले अपनी नोटबुक से उठाकर, अगर सपोज करो नेक्स्ट ईयर भी उर्वशी ही फिक्स एसेट का ऑडिट कर रही है तो वो क्या करेगी, अपने पिछले साल की नोटबुक खोलेगी, उसमें से वर्किंग पेपर निकालेगी और देखेगी अच्छा ये प्रॉब्लम्स आई थी ना, तो मैं कर लूंगी। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एंटिटी, फीचर मतलब वो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एंटिटी वो भी आ जाता है। फीचर्स, परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑडिटर विच कैन बी रेफर्ड लेटर ऑन, परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है। डिटेल्स ऑफ वर्क टू बी कैरिड आउट, कैसे वर्क कैरिड आउट हुआ है वो भी लिखा होता है। फॉलो अप ऑफ वर्क डन, किस तरीके से फॉलो अप लिया, मतलब अगर मुझे आज की डेट में फिक्स डिपॉजिट नहीं मिला, उसकी ओरिजिनल कॉपी नहीं मिली, नहीं दिखाई मुझे किसी ने, तो मैं कल को पूछूंगी, तो बार बार फॉलो अप ले सकती है। और कैसे याद रखेगी नुपुर, नुपुर याद रखेगी उसको क्योंकि वो उसकी नोटबुक में लिखा हुआ है और रेड पेन से मार्क है तो वो चेक करेगी। इट शोज वीकनेस इन क्लाइंट सिस्टम, दस हेल्पफुल इन फॉर्मुलेटिंग फ्यूचर ऑडिट प्रोग्राम। फ्यूचर ऑडिट प्रोग्राम में आप फ्यूचर ऑडिट प्रोग्राम को जब बनाओगे तो नोटबुक को अपने वर्किंग पेपर को कंसीडर करके बना सकते हो। ठीक है, वी आर डन विद वर्किंग पेपर, कोई डाउट?